घर में बड़ी चहल पहल थी। तमाम कमरे लड़के लड़कियों, बच्चे बच्चियों और औरतों से भरे थे और वो शोर बर्पा था कि कान पड़ी आवाज़ भी सुनाई न देती थी। अगर इस कमरे में 2-3 बच्चे अपने माँ से लिपटे दूध पीने के लिए बिलबिला रहे थे तो दूसरे कमरे में छोटी छोटी लड़कियाँ ढोल के लिए बिसुरी ताने उड़ा रही थीं। न ताल की खबर न लय की, बस गाए जा रही थीं। नीचे डेवड़ी से लेकर बलाई मंजिल की नशे नशीनियों तक मकान मेहमानों से खिच खच था। क्यों न हो, एक मकान में 2 ब्याह रचे थे। मेरे दोनों भाई अपने चांद से तुलने ब्याह कर ले आए थे। रात के 11 बजे के लगभग दोनों डोलियां आईं और गली में इस कदर शोर बर्पा हुआ कि अल अमान, मगर वो नज़ारा बड़ा रूह अफ़ज़ा था जब गली की सब शोखो शंग लड़कियां बाहर निकल आईं और तितलियों की तरह इधर उधर फड़फड़ाने लगीं। साड़ियों की रेशमी सरसराहट, कलफ लगी शलवारों की खड़खड़ाहट और चूड़ियों की कनकनाहट हवा में तैरने लगी। तमतमाते हुए मुखड़ों पर बार बार गिरती हुई लिट्टें, नन्हे नन्हे सीनों पर जोर देकर निकाली हुई बुलंद आवाज़ें, ऊंची एड़ी की बूटों पर थरकती हुई टांगें, लचकती हुई उंगलियां, धड़कते हुए लहजे, फड़कती हुई रगें और फिर अलड़ लड़कियों की आपस में सरगोशियाँ। ये सब देखकर ऐसा लगता था कि गली के पथरीले फर्श पर हुस्न शबाब अपनी कलम से मानी लिख रहा है। अब्बास मेरे पास खड़ा था। हम दोनों औरतों के हजूम में घिरे हुए थे। दफतर अब्बास ने गली के नुक्कड़ पर नज़रें गाड़ कर कहा, शूशू कहाँ है? मैंने जवाब दिया, मुझे इस वक्त तुम्हारे सवाल के जवाब देने की फुर्सत नहीं। मैं इस हजूम में इस भंवरे की मानद खड़ा था जो फूलों भरी क्यारी देखकर ये फैसला नहीं कर सकता था कि फूल किस फूल पर बैठे। अब्बास ने रूनी आवाज़ में कहा, वो नहीं आई तो क्या हुआ, बाकी तो सब मौजूद हैं। अरे देखो तो वो नीली साड़ी में कौन है? शूशू। मैंने अब्बास का हाथ दबाया। अब्बास ने गौर से देखा, नीली साड़ी में। ये कहकर उसने अपने मखसूस अंदाज में मेरी तरफ कहर आलूद निगाहों से देखा। इलाज कराओ अपनी आंखों का, जो कहीं के ये शूशू है। क्यों, वो नहीं है क्या? मैंने अपनी फिर से नीली साड़ी की तरफ गौर से देखा और ऐसा करते हुए मेरी निगाहें यकायक इस लड़की की निगाहों से टकराईं। कुछ इस तरह पर उसको एक धक्का सा लगा। वो संभली और फ़ौरन मुंह से लाल जीभ निकालकर मेरा मुंह चढ़ाया। अपनी सहेली के कान में कुछ कहा। उस सहेली ने खंकियाँ से मेरी तरफ देखा। मेरे माथे पर पसीना आ गया। अब्बास ने, जो अपना इत्मीनान करने के लिए एक बार फिर उसकी तरफ देख रहा था, बुलंद आवाज़ में कहा, बखुदा तुम उसकी तौहीन कर रहे हो। गधे कहीं के, औरत के मामले में निरे निकम्मे हो। काठ की कोई पुतली नीले रंग की लपेट कर तुम्हारे सामने रख दी जाए तो उसकी बलाएं लेना शुरू कर दोगे। ये अल्फाज इतनी ऊंची आवाज़ में अदा किए गए थे कि उस नीली साड़ी वाली ने सुन लिए। जब वो हमारे पास से गुजरी तो खुद ब खुद ठठक गई। एक लहजे के लिए उसके कदम रुके, गोया हम में से किसी ने उसको मुखातिब किया है। फिर फ़ौरन उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और इस एहसास की पैदा की हुई खफत दूर करने के लिए उसने यूं ही पीछे मुड़कर देखा और कहा, अरे अमीना, तू कहाँ रह गई? मुझे मौका मिला। मैंने झट से अब्बास का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसे अच्छी तरह दबाकर उससे कहा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मगर मेरा नाम मोहम्मद अमीन है। मुझे नीलकंठ भी कहते हैं। जल ही तो गई। मगर हम ज़ेरे लब मुस्कुराते आगे बढ़ गए। चंद ही कदम चले होंगे कि अब्बास ने इस्तराब भरे लहजे में कहा, शूशू अभी तक नहीं आई। तो मैं क्या करूं? मेरे सर पर नमदा बांध दीजिए तो मैं भी सरकार के लिए उसे तलाश करके ले आता हूं। आखिर ये क्या हमाकत है भाई, तुम तमाशा भी देखने दोगे या नहीं? और फिर जनाब ये तो बताइए, अगर यहाँ मौजूद भी हो तो आप उससे मुलाकात क्यों कर सकते हैं? आप कोई अमरीकी नावल तो नहीं पढ़ रहे, कोई ख्वाब तो नहीं देख रहे? अब्बास मेरी बात फ़ौरन समझ गया। वो इतना बेवकूफ़ नहीं था। चुनांचे हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाए गली से निकलकर बाज़ार में चले गए। मोटर पर राम भरोसे पटवारी की दुकान खुली थी, जो बिजली के कुमके के नीचे सर झुकाए ऊँग रहा था। हमने उसे 2 बान भरवाए और वहीं बाज़ार में कुर्सियों पर बैठकर बातें करने में मशगूल हो गए। देर तक हम हिंदुस्तान में मर्द औरत के दरमियान जो अजनबियत चली आ रही है उसके बारे में गुफ्तगू करते रहे। जब 1 बज गया तो अब्बास जमाई लेकर उठा और कहने लगा, भाई अब नींद आ रही है। इस हसरत के साथ लेके जा रहा हूँ कि शूशू को ना देख सका। सच कहता हूँ अमीन, वो लड़की, मैं अब तुम्हें क्या बताऊँ कि वो क्या है। अब्बास ने अपने घर
बाजार का रुख किया और मैंने अपने घर का। रास्ते में सोचता रहा कि अब्बास ने शूशू जैसी मामूली लड़की में ऐसी कौन सी गैर मामूली चीज़ देखी है जो हर वक्त उसका जिक्र करता रहता है। अब्बास के मजाक के मुतालिक मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि बड़ा ऊंचा है, मगर यहाँ उसे क्या हो गया है? शूशू शूशू, अरे ये क्या? ये 3 बार इसका नाम मेरी ज़ुबान पर आया तो मैंने यूँ महसूस किया कि पेपरमिंट की गोलियां चूस रहा हूँ। शूशू। 1-2 मरतबा आप भी इसे दोहराइए ज़रा जल्दी जल्दी कि आपको लज्जत महसूस हुई। ज़रूर हुई होगी, मगर क्यों? समझ में नहीं आता कि मैं अब्बास की महबूबा शूशू के बारे में खामखा क्यों गौर करने लगा हूँ। इसमें ऐसी कोई चीज़ ही नहीं जो गौर व अफरोज़ हो, मगर ये शूशू नाम पे दिलचस्पी ज़रूर थी। और क्या कहा था मैंने? लज्जत भी। शूशू में बांजों के तरकते हुए तारों की झनकार सी पाई जाती है। आप ये नाम पुकारिए तो ऐसा मालूम होगा कि आपने किसी साज के तने हुए तारों पर ज़ोर से गज़ फेर दी है। शूशू सुशीला का दूसरा नाम है, यानी इसकी बिगड़ी हुई शक्ल, मगर उसके बावजूद इसमें कितनी मौसीकी है। सुशीला शूशू, शूशू सुशीला। गलत। सुशीला में शूशू की सी मौसीकियत हरगिज़ नहीं हो सकती। फ़रनी शायर बायरन शकील था, मगर उसमें कौन सी शय थी जो औरतों के सीने में हिजान बर्पा कर देती थी? उसका लगड़ा कर चलना। ग्रेटा गार वो कतन खुश शक्ल नहीं है, मगर उसमें कौन सी चीज़ है जो फिल्मी तमाशियों पर जादू का काम करती है? उसका ज़रा बिगड़े हुए अंग्रेज़ी लहजे में बात करना। ये क्या बात है कि बाज़ औक़ात अच्छी भली शय को बिगाड़ने से उसमें हुस्न पैदा हो जाता है। सुशीला 15 वर्ष की एक मामूली लड़की है जो हमारे पड़ोस में रहती है। इस उम्र में इन तमाम चीज़ों की मालिक है जो आम नौजवानों के सीने में हलचल पैदा करने के लिए काफ़ी होती हैं, मगर अब्बास की नज़रों में ये कोई खूबी न थी। आम नौजवानों की तरह अब्बास का दिल घास की पत्ती की मानद नहीं था जो हवा के हल्के से झोंके के साथ ही कांपना शुरू कर देती है। खुदा जाने वो इसकी किस अदा पर मरता था जो मेरे जहन से बालातर थी। मैंने सुशीला की शक्ल सूरत और उसकी सनाआना कुदरो कीमत के मुतल्लिक कभी गौर नहीं किया था, मगर न जाने मैं उस रोज़ उसके मुतल्लिक क्यों सोचता रहा। बार बार वो मेरे जहन में आ रही थी और हर बार मैं सुशीला को छोड़कर उसके मुख्तसर नाम शूशू की मौसीकी में गुम हो जाता था। इन्हीं ख्यालात में गर्क गली के मोड़ पर पहुंच गया और मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ जब मैंने उसे दफतन वहाँ की फ़िज़ा का गैर मामूली तौर पर खामोश पाया। मकान मेरी नज़रों के सामने था। उसके बाहर गली की दीवार के साथ एक बुरके तमका लटक रहा था जिसकी चौंधिया देने वाली रोशनी सारी गली में बिखरी हुई थी। मुझे इस कमके की तजर्रुत पर बड़ा तरस आया। गली बिल्कुल सुनसान थी और वो कमका मुतहय्यर मालूम होता था। घर में दाखिल हुआ तो वहाँ भी खामोशी थी, अलबत्ता कभी कभार किसी बच्चे के रोने की लर्ज़ा सदा और फिर साथ ही उसके माँ के ख्वाब आलूद आवाज़ सुनाई देती थी। डेवड़ी के साथ वाला कमरा खोलकर मैं सोफे पर बैठ गया। पास ही तपाई पर रुमान पड़ा था, उसको उठाकर मैंने वर्क गर्दानी शुरू की। वर्क उल्टे उल्टे अख्तर की गज़ल पर नज़रें जम गईं। मुतला किस कदर हसीन था, ना भूलेगा तेरा रातों को शर्माते हुए आना, रसीली अंखड़ियों से नींद बरसाते हुए आना। मुझे नींद आ गई। क्लॉक की तरफ देखा तो छोटी सुई 2 के हिस्से के पास पहुंच चुकी थी और उसका ऐलान करने के लिए अलार्म में इर्ताश पैदा हो रहा था। टन नन नन 2 बज गए। मैं उठा और सोने के इरादे से सीढ़ियाँ तय करके अपने ख्वाबगाह में पहुंचा। बाहर के दिन थे और मौसम खान का। मेरी ख्वाबगाह की एक खिड़की बाहर की गली में खुलती थी जिसकी प्यादी रंग की रेशमी पर्दे में हवा के हल्के हल्के झोंके बड़ी प्यारी लहरें पैदा कर रही थी। मैंने शब ख्वाबी का लिबास पहना और सब्ज़ रंग के कमके रोशन करके बिस्तर पर लेट गया। मेरी पलकें आपस में मिलने लगी। ऐसा महसूस होने लगा कि मैं धनकी हुई रुई के बहुत बड़े अंबार में धंसा जा रहा हूँ। नींद और बेदारी के दरमियान एक लहजा बाकी रह गया था कि अचानक मेरे कानों में किसी के बोलने की कनकनाहट आई। इसमें मिलती हुई पलकें खुल गई और मैंने गनूरगी दूर करते हुए गौर से सुनना शुरू किया। साथ वाले कमरे में कोई बोल रहा था। यकायक किसी की दिलकश हंसी की मुतरानम आवाज़ बुलंद हुई और मैं फुलझड़ी की नूरानी तारों की मानंद
पुरसकून फिजा में बिखर गई। मैं बिस्तर पर से उठा और दरवाज़ों के साथ कान लगाकर खड़ा हो गया। दोनों दुल्हनें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। चंदे आफताब चंदे महताब गालबन दो लड़कियां आपस में बातें कर रही थीं। उनके मौजू ने मेरी दिलचस्पी को बढ़ा दिया और मैंने ज़्यादा गौर से सुनना शुरू किया। तले वाली सुर्ख साड़ी में नरगिस कितनी भली मालूम होती थी। गोरे गोरे गालों पर बिखरी हुई मकीज। जी चाहता था बढ़ के पलाएं ले लूं। बेचारी सिमटी जा रही थी। सर तो उठाया ही नहीं उसने। पर ये शर्मो हया कब तक रहेगी? आज रात उई अल्लाह, तो कैसी बातें कर रही है शुशु? उसके साथ ही कपड़े की सरसराहट सुनाई दी। मेरे जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। शुशु तो उसने उनमें से एक सुशीला भी थी। मेरी दिलचस्पी और भी बढ़ गई और मैंने दरवाजे में कोई दरार तलाश करना शुरू की कि उनकी गुफ्तगू के साथ उनको देख भी सकूं। एक कुंवार के निचले तखने से छोटी सी गांठ निकल गई थी और उस तरह चूनी के बराबर सुराख पैदा हो गया था। घंटों के बल बैठकर मैंने उसमें आंख जमा दी। शोशु कालीन पर बैठी बिस्कुटी रंग की साड़ी से अपनी नंगी पिंडली को ढांक रही थी। उसके पास इफ़्फ़त शर्माती हुई सी गांव तकिए पर दोनों कोहनियाँ टेके लेटी थी। इस वक्त इन दोनों गोरों चिटियों दुल्हनों पर क्या बीत रही होगी? शुशु ये कहकर रुक गई और अपनी आवाज़ दबाकर उसने इफ़्फ़त की चूड़ियों को छेड़कर उनमें खनखनाहट पैदा करते हुए कहा, ज़रा सोचो तो। इफ़्फ़त के गाल एक लम्हे के लिए थरथराए। कैसी बहकी बातें कर रही हो शुशु? जी हाँ, गोया इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं मेरी बन्नों को। बस मैं हो तो अभी से अभी अपनी शादी रचा लूँ। इफ़्फ़त ने सुशीला की बात काट दी। पर ये दुल्हनों को लेकर कहाँ गए हैं शुशु? कहाँ ले गए हैं? शुशु मुस्कुराई। समुंदर की तह में जहाँ चल परियों का राज है, कोकाफ के गारों में जहाँ सींगों वाले जिन रहते हैं। चंद लम्हात के लिए एक पुरस्रार सकूत जारी थी। उसके बाद शुशु फिर बोली, कहाँ ले गए हैं? ले गए होंगे अपने अपने कमरों में। बेचारियों को नींद कैसे आएगी? एक लड़की जो अभी तक खामोश बैठी थी और जिसका नाम भी नहीं जानता था, अपना अंदेशा जाहिर किया। शुशु कहने लगी, बेचारियाँ, कोई ज़रा उनके दिल से जाकर पूछे उनकी आंखें इस रात जगह के लिए कितनी बेकरार थीं तो बहुत खुश होंगी। और क्या? पर मैंने ये सुना कि ये लोग बहुत सताया करते हैं। इफ़्फ़त सुशीला के पास सरक आई। मैं पूछती हूँ तुम्हें अंदेशा किस बात का हो रहा है? जब तुम्हारे वो सताने लगेंगी तो न सताने देना उन्हें, हाथ पैर बांध देना उनके। अभी से फ़िक्र में क्यों घुली जा रही हो? हाय हाय, इफ़्फ़त ने तेज़ी से कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो शुशु? देखो तो मेरा दिल कितनी ज़ोर से धड़कने लगा है। इफ़्फ़त ने सुशीला का हाथ उठाकर दिल के मकाम पर रख दिया। क्यों? शुशु ने इफ़्फ़त के दिल की धड़कनें गौर से सुनी और बड़े पुरस्लाल लहजे में कहा, जानती हो क्या कह रहा है? इफ़्फ़त ने जवाब दिया, नहीं तो। ये कहता है इफ़्फ़त बानो रणवी दुल्हन बनना चाहती है। हटाओ जी, लाज तो नहीं आती तुम्हें? इफ़्फ़त ने मुस्कुरा के करवट बदली। दिल अपना चाहता है तुम्हारे और खामखा ये सब कुछ मेरे सर मंड रही हो। पर यकायक उठ खड़ी हुई और सुशीला से कहने लगी, हाँ ये तो बताओ शुशु, तुम भला कैसे आदमी से शादी करना पसंद करोगी? मेरे सर की कसम, सच बताओ मुझको। हाय हाय करो, अगर झूठ बोलो। मैं क्यों बताऊं? ये कहकर सुशीला ने तेज़ी से अपने सर को हरकत दी और उसका चेहरा, जो मेरी निगाहों से पोशीदा था, सामने आ गया। मैंने गौर से देखा। वो मुझे बेहद हसीन मालूम हुई। आंखें मस्त थीं और होंठ तलवार के ताज़ा जख्म की मदद खुले हुए थे। सर की जान परेशान बाल बर की रोशनी से मुनव्वर फिजा में नाच रहे थे। चेहरे का गंदमी रंग निखरा हुआ था और सीने पर से साड़ी का पल्लू नीचे ढलक रहा था, हौले हौले धड़क रहा था। छोटे माथे पर सुर्ख बनियाँ बड़ी प्यारी मालूम होती थी। इफ़्फ़त ने इसरार किया, तुम्हें मेरे सर की कसम बताओ। शुशु ने कहा, पहले तुम बताओ तो सुनो, मगर किसी से कुछ कहोगी तो नहीं? ये कह के इफ़्फ़त कुछ शर्मा सी गई। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी एक ऐसे नौजवान से हो। ऐसे? शुशु बोली। तौबा, अब कह भी दो। इफ़्फ़त ने पेशानी पर से बाल हटाए और कहा, ऐसा नौजवान से हो जिसका कद लंबा हो, जिस्म बड़े भाई की तरह सडोल हो,
इंग्लैंड रेड रेड हो, अंग्रेजी फर बोलता हो, रंग गोरा हो और नक्श तीखे हो, मोटर चलाना जानता हो और बैडमिंटन भी खेलता हो, शूशू ने पूछा। बस कह चुकी? हाँ, इफ़त ने नीम बाबलों से सुशीला की तरफ गौर से देखना शुरू किया। मेरी दुआ है कि परमात्मा तुम्हें ऐसा ही पति अता फरमाए। सुशीला का चेहरा बड़ा संजीदा था और लहजा ऐसा था जैसे मंदिर में कोई मुकद्दस मंत्र पढ़ रही हो। वो लड़की जो गुफ्तगू में बहुत कम हिस्सा लेती थी बोली, इफ़त अब शूशू की बारी है। इफ़त जो शूशू की साड़ी का एक किनारा पकड़ के अपनी उंगली के गिर लपेट रही थी कहने लगी, भाई अब तुम बताओ, हमने तो अपने दिल की बात तुमसे कह दी। शूशू ने जवाब दिया, सुन के क्या करोगी? मेरे ख्यालात तुमसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफ हों या मिलते हों, पर हम सुने बगैर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं सुशीला से छत की तरफ देखा और कुछ देर खामोश रहने के बाद कहने लगी, मैं पर तुम मजाक उड़ाओगी इफ़त। अरे तुम सुनाओ तो। सुशीला ने एक आह भरी, मेरे सपने अजीबो गरीब है इफ़त, ये मेरे दिमाग में साबुन के रंग बिरंगे बुलबुलों की तरह पैदा होते हैं और आंखों के सामने नाच कर गायब हो जाते हैं। मैं सोचती हूँ और फिर सोचती हूँ कि मैं क्यों सोचा करती हूँ, इंसान जो कुछ चाहता है अगर हो जाया करे तो कितनी अच्छी बात है, लेकिन फिर ज़िंदगी में क्या रह जाएगा? ख्वाहिशें और तमन्नाएँ कहाँ से पैदा होंगी? हम जिस तरह जी रहे हैं ठीक है, जानती हूँ कि जो कुछ मांग रही हूँ नहीं मिलेगा, मगर दिल में मांग तो रहेगी। क्या जिंदा रहने के लिए यही काफ़ी नहीं? इफ़त और दूसरी लड़की खामोश बैठी थी। शूशू ने फिर कहना शुरू किया, मैं अपना जीवन साथी एक ऐसे नौजवान को बनाना चाहती हूँ जो सिर्फ उम्र के लिहाज से ही नहीं जवान हो, बल्कि उसका दिल, उसका दिमाग, उसका रवां रवां जवान हो। वो शायर हो। मैं शक्ल सूरत की कायल नहीं, मुझे शायर चाहिए जो मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर सरतापा मोहब्बत बन जाए, जिसको मेरी हर बात में हुस्न नज़र आए, जिसके हर शेर में मेरी तस्वीर हो और मेरी मोहब्बत की गहराइयों में गुम हो जाए। मैं उससे उन तमाम चीज़ों के बदले में अपनी नवासनियत का वो तोहफ़ा दूंगी जो आज तक कोई औरत नहीं दे सकी। वो खामोश हो गई। इफ़त हैरत के मारे उसका मुंह तकने लगी और उसके चेहरे से मालूम होता था कि वो सुशीला की गुफ्तगू कोई मतलब नहीं समझ सकी। वो खुद मुतहय्यर था कि 16 साल की इस दुबली पतली लड़की के सीने में कैसे कैसे ख्याल करवटें ले रहे हैं। उसका एक एक लफ्ज़ दिमाग में गूंज रहा था, अगर वो मुझे नज़र आ जाए। ये कहकर सुशीला आगे बढ़ी और इफ़त के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर कहने लगी, तो मैं उसके इस्तकबाल के लिए बढ़ूं और उसके होंठों पर वो बोसा दूं जो एक ज़माने से मेरे होंठों के नीचे जल रहा है। और शूशू ने इफ़त की हैरत से खुले हुए होंठों पर अपने होंठ जमा दिए और देर तक उनको जमाए रखा। ताज्जुब है कि इफ़त बिल्कुल साकित बैठी रही और मुअत्तरद न हुई जब दोनों के लब एक मध्यम आवाज़ के साथ जुदा हुए और उनके चेहरे भी मुझे नज़र आए तो एक अजीबोगरीब नज़ारा देखने में आया जिसका अल्फाज बयान ही नहीं कर सकता। इफ़त उस शहर की मक्खी की तरह मसरूर व मुअज्जब मालूम होती थी जिसने पहली मर्तबा फूल की नाजुक पत्तियों पर बैठकर उसका रस चूसने की लज्जत महसूस की हो। और सुशीला और वो और ज़्यादा पुरस्कार हो गई थी। आओ अब सोएं। ये ख्वाब आलूद और धीमी आवाज़ इफ़त की थी। उसके साथ ही कपड़ों की सरसराहट भी सुनाई दी और मैं ख्यालात के गहरे समुद्र में गोता लगाने लगा। गंदमी रंग की नन्ही सी गुड़िया अपने छोटे से दिमाग में कैसे कैसे अनोखे ख्यालात की परवरिश कर रही है और वो कौन सा तोहफ़ा अपनी दामने नवासनियत में छुपाए बैठी है जो आज तक कोई औरत मर्द को पेश नहीं कर सकी। मैंने सुराख में से देखा, शूशू और इफ़त दोनों एक दूसरे के गले में बाहें डाले सो रही थीं। शूशू के चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे और इसकी सांस में उसमें खफीफ सा इर्ताश पैदा हो रहा था। वो किस कदर तरोताज़ा मालूम होती थी। वाकई वो इस काबिल थी कि उस पर शेर किए जाएं, लेकिन अब्बास तो शायर नहीं था। फिर